हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हमारा जो पिछला सेशन था वो था न्यूमेरिकल्स, किसके बेसिस पे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाओ चेकआउट करो और क्वेश्चन को बनाओ। देखो, मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल्स होता है वो मैं आपको बनवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल्स को आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। ठीक है ना बच्चों? देन आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को बताऊंगा ही, साथ ही इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता क्या है। इसको बहुत जरूरी है समझना। देखो, परसेंटेज का मतलब आपको पता है क्या होता है। परसेंटेज का मतलब तो परसेंटेज ही है। कॉम्पोजिशन का मतलब को समझ लो। देखो, कॉम्पोजिशन का मतलब, मान लो कोई सब्सटेंस, मान लो कि कोई एक सब्सटेंस दो, एक्चुअली ऐसे समझ लो, मान लो कि कोई एक मैटर दो सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में बना है या तीन सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में बना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? आपके पास, मैं मान लेता हूं कि आपके पास है H2O। ये दो एक्चुअली इसमें देखिए, दो सब्सटेंस मिलकर के बन रहा है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं C6H12O6। देखो बच्चों, अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो फिर आपको क्या होगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन आप ये सोच के चलो कि आपको इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। अब देखो, H2O में कौन कौन सब्सटेंस है, ध्यान देना। H2O में एक है आपका हाइड्रोजन और एक है क्या आपका ऑक्सीजन, है या नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के आपको वाटर मिला है। इसमें देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अब ये कितना है? अब ये कितना है? तो आप ऐसे कहोगे एटम के रिस्पेक्ट में कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पर आप कहोगे कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम एंड ऑक्सीजन का 6 एटम है। ये तो एटम के रिस्पेक्ट में हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें दोनों का कितना परसेंटेज है, दोनों का कितना परसेंटेज है, तब क्या कहोगे? तो देखो, अगर हाइड्रोजन का आप सिर्फ परसेंटेज के रिस्पेक्ट में क्या निकालो, उसकी वैल्यू को निकालो, तो हो जाएगा उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और अगर ऑक्सीजन को निकालो तो उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कहता है हमसे हमारा डेफिनेशन। तो हमारा डेफिनेशन हमसे कहता है कि द मास ऑफ ईच एलिमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास आर नोन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मास परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है ना? मतलब क्या कि सबसे पहली बात कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है ना, जो कि कंपाउंड में पहले से प्रेजेंट है, देन उसका जो भी मास होगा, ठीक है ना, परसेंट के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहेंगे। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हम आपको सबसे पहले H2O का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल के दिखाते हैं। तो समझिए, अब क्या है, आप ध्यान दीजिए, ये जो H2O आपका मॉलिक्यूल है, हम ये कह सकते हैं, जब हमको इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो इसमें कितना होगा टोटल ये कितना होगा? मान लेते हैं H2O कितना होगा, 100, क्योंकि चूंकि परसेंटेज के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो H2O में ये H2 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा? 100। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालिए? मोलर मास किसका? H2O का। तो आपको पता है मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ क्या? H2O कितना होगा बच्चों? आपको कितना तो अच्छे से सिखाया मैंने। हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। हाँ या ना बच्चों? हुआ या नहीं हुआ? देन अब H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो क्या लिखोगे? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये कितना है? 2 ग्राम पर मोल। हाँ या ना? और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है? ये होगा 16 ग्राम पर मोल। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। देन अब चलो निकालो क्या? अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तो कितना आएगा देखिए, बताइए कितना था? हाइड्रोजन का मास कितना था? 2 ग्राम पर मोल। तो सीधा लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 18। तो क्या लिखेंगे? 18 इंटू कितना हो जाएगा? 100। बोले कोई दिक्कत है? तो चलो कितना परसेंटेज आएगा बताओ? ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18, हाँ या ना? और उसके बाद क्या हो गया? 100/9। तो चलिए बताइए, जब डिवीजन करोगे तो कितना आएगा? आपको मिलेगा 11.11%। ये आ गया किसका? हाइड्रोजन का आ गया। ठीक है? अब इसी तरह से हमको किसका निकालना होगा? ऑक्सीजन का। ठीक है? तो चलिए हम लोग अब ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इतना आ गया। देन क्या लिखेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन।
तो चलिए ऑक्सीजन का कितना है, देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितना टोटल 16 ग्राम, ठीक है 16 ग्राम, या फिर लिखेगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ऊपर नीचे कट जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो 16 डिवाइडेड बाई कितना 18 है ना, 16 डिवाइडेड बाई 18, 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। अब देखो या तो आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, या तो आप ऐसे निकालो, या फिर क्या कर सकते हो, आपका हाइड्रोजन कितना आया था 11.11%, तो 100 में से 11.11% कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हो, देन इसको हम इज इक्वल टू करके ऐसे लिख देते हैं, फिर से परसेंटेज, फिर यही वाला हम कर दे रहे हैं इज इक्वल टू, सीधा 100 में माइनस कितना कर दो 11.11%, देन कितना आ जाएगा आपका, 100 में से 11 चला गया तो कितना हो जाएगा, देन ये हो जाएगा आपका 88.89। ठीक है बच्चों, तो ये किसका आ गया, ये आ गया आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आप ऐसे भी डिवाइड करके निकालो, ऐसे कर लो, ये तो आपका इजी पड़ जाएगा, है ना। तो बस चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। देन बच्चों यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, आपको हम एक दिए थे C6H12O6, क्या दिए थे, मैंने आपको दिया था क्या, C6H12O6। चलो इसमें सभी का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल के दिखाना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप हमको करके देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए कि कार्बन कितना था, हाइड्रोजन कितना था और ऑक्सीजन कितना था, ये आपको मुझे करके देना है, सुन लो अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन है जो किसका, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, जरा ध्यान दीजिए क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर पायराइट। कौन क्या है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला, CuFeS2। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए CuFeS2, ये होता है कॉपर पायराइट, ठीक है ना। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको निकाल के दिखाना है, बोलिए क्या दिखाना है, मॉलिक्यूलर, एक्चुअली क्या दिखाना है, मास परसेंट। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास तो निकालना पड़ेगा, लेकिन निकाल के दिखाना है क्या, मास परसेंट, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट क्या निकालिए, मास परसेंट निकालिए इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यही जानना है कि सारे ये टोटल के टोटल एलिमेंट्स मिलकर के 100% हो रहे हैं। जब परसेंट निकाल रहे तो टोटल कितने हैं, 100%, ठीक है ना, यानी 100 ग्राम। फिर से कहते हैं सभी का मास के रिस्पेक्ट में यहाँ परसेंटेज दिया रहता है, क्लियर है बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो लिखो मोलर मास ऑफ क्या, CuFeS2, सबसे पहले ये निकाल लो टोटल, ठीक है ना। तो चलिए कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है आपका 63.5 प्लस आयरन का कितना होता है 56 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 और यहाँ पर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 2, देन फाइनली 63.5 प्लस 56 प्लस 64, देन कितना आ जाएगा मास, चलिए बताइए। देन जब आप कैलकुलेट करोगे तीनों को ऐड कर दो तो मिलेगा आपको 183.5, ठीक है, और ये क्या होगा यूनिट, ग्राम पर मोल। अब तो आपके लिए निकालना इजी हो गया, आपको टोटल मिल गया। तो आप क्या करो, सबसे पहले कॉपर का निकाल लो। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्या, Cu। कैसे निकालोगे, कॉपर का कितना आया 63.5, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 183.5 मल्टीप्लाई 100। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 34.6%, ठीक है। इसके बाद आपको किसका निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe, ठीक है। तो क्या करिएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ Fe निकालिए, कितना आएगा, Fe का कितना था 56, तो लिखिए 56 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल 183.5 इंटू 100, ठीक है। देन चलिए कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा 30.4%, ठीक है बच्चों। देन फाइनली लास्ट क्या बचा आपका, सल्फर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर। तो देखो इसका बहुत इजी है, क्या करो दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, 34.6 एंड 30.4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 65, ठीक है। तो 100 में से माइनस क्या कर दो, 65 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
35%। और ये हो गया आपका सभी का आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। देन बच्चों यहां तक आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझा, सीखा और जाना। ठीक है, हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ सभी एलिमेंट्स के, एक्चुअली हमने यहाँ सभी एलिमेंट्स का जो जो कॉम्पोजिशन था पूरे के पूरे कंपाउंड में, उसका क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाला और आपको दिखाया। इसी को कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, देन इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको, मैं एक और क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने कह रहा है, और वो किस पे कह रहा है, Fe2SO4 का होल थ्राइस पे। इस पे आपको कह रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल के। तो क्लियर हो गया कि आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों, बस एक बार आपको मतलब कि मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत किए बिना तो ये निकलेगा नहीं। तो चलो जल्दी से क्या करो, क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, मैं अगले क्लास में, मतलब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ये होमवर्क तब मैं बना के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आपको इसको बनाना है खुद से। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, तो जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चल सके। ले लो। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की, और इसको आपको बना के दिखाना है। फिर से कहता हूं, देखो मैं आके तो बना दूंगा, लेकिन आपको बना के जरूर से जरूर दिखाना है। ये गलत बात होगा कि आप नहीं बनाओगे। ओके, आप ये मत सोचो कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। मैं मानता हूं मैं आपको देख नहीं सकता हूं, पर आपका दिल जानता है। ठीक है, आप अपने आप से गद्दारी नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन हो, इजी तो इजी, हार्ड तो हार्ड, बनाना है मतलब बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग किसको जानेंगे, इंपेरिकल फार्मूला को जानेंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला को जानने से पहले ये समझो कि इंपेरिकल फार्मूला आया कहां से और क्यों आया। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात, हम लोग एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उसको दिखाने के लिए, उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है केमिकल फार्मूला का। किसका यूज करना पड़ता है, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, केमिकल फार्मूला का यूज करना पड़ता है ताकि हम अच्छे से क्या कर सके, डिफाइन कर सके कि कौन कौन सा एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। आप बात को समझना। ठीक है, देन ये जो केमिकल फार्मूला है, इसको दो तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से इसको पार्टिसिपेट करते हैं, 2 टाइप्स में इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला को हम 2 टाइप में बांटते हैं, इसको ऐसे समझ लो। कौन कौन सा, देन पहला होता है इंपेरिकल फार्मूला, ध्यान देना। फर्स्ट क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला, एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला एंड सेकंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो, अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि सर इंपेरिकल फार्मूला क्या है। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से इंपेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला को समझ लेते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला में चले जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो हम ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम ये मान लेते हैं कि कोई एक कंपाउंड है जो कुछ एलिमेंट से मिलकर बना है, और कौन कौन सा एलिमेंट है वो भी मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि कोई एक कंपाउंड है जो आपका बना है कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन से मिलके और ऑक्सीजन से मिलके, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। ठीक है, तो कौन कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो उस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, जिसको हम कहेंगे C6H12O6। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो चलो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है C6, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि हमको आसान हो बताने में, H12O6। देन अब आप इसको देखो तो ये क्या है, देन ये आपको एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन बता रहा है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली कॉम्पोजिशन बता रहा है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देन ये जो आपको देखने को मिला, ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिस्पेक्ट में ही सारे के सारे कंपाउंड को देखते हैं। क्लियर हो गया, आपको तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया। बोलोगे सर आप इंपेरिकल फार्मूला बता रहे थे तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में चले गए। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हम जो भी चीज, चाहे आप वाटर देख लो, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो, चाहे आप H2SO4 देख लो, है ना, वो सारे के सारे हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं कहाँ, इंपेरिकल फार्मूला में। देन अब ध्यान दो, ये जो तुमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखा, इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसी को कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा, यही कहलाएगा इसका इंपेरिकल फार्मूला। सर
क्या मतलब हुआ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का? कैसे हम डिफाइन करेंगे, मतलब किस तरह से हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? तो एक काम करते हैं, ग्लूकोज भी क्या क्या है पहले ये देख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन, देखो यहां ध्यान दो, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 6, ठीक। हाइड्रोजन कितना है? 12 एंड ऑक्सीजन कितना है? फिर से 6। चलिए इसको क्या कीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो में कीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो कितना है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? C1H2O1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं CH2O। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। देन ये जो CH2O आया ना, ये जो CH2O आया या फिर ये पूरा का पूरा ये जो आया ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। बोलिए समझ गए? बोलिए समझ गए? एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया मैंने, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस। बोलो कहीं पर कोई दिक्कत है? मतलब जो भी आप देख रहे हो अपने रियल टाइम में, वो आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आप क्या कर दो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल दो, तो यही क्या कहलाएगा? आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। बोले क्लियर है? तो देखिए हमारा क्या कहता है, हमारा डेफिनेशन हमसे यही कहता है, क्या? द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द क्या एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है? किसी कंपाउंड में या फिर समझ लो कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट होता है उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हुआ, उसी को क्या कहते हैं? हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब इतना अच्छा सा डायग्राम बना करके मैंने आपको समझा दिया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, है ना? ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलो बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। और मैंने आपको बता दिया कि जो भी एग्जैक्ट नंबर होता है एटम्स का, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, सर हमारे बुक में तो इंपेरिकल फॉर्मूला को बॉक्स के रिस्पेक्ट में दिखाया गया। तो देखो अभी मैंने आपको एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, क्या कि H2O, ठीक है ना? H2O के बारे में बात करा था मैंने। बोलो हाँ या ना? जी सर। हाँ या ना? जी सर। बोलो जी सर। हाँ। तो देखो इसमें आपका परसेंटेज कितना आया था हाइड्रोजन का? परसेंटेज हाइड्रोजन का कितना आया था? 11.11%, यही आया था। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना आया था? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है, ऑक्सीजन कितना आया था? ये आया था 88.89%। हाँ या ना बच्चों? देन अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, ठीक है ना? गड़बड़ाना मत, ठीक। कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका आया। अब देखो अगर आपसे कभी भी पूछे कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 11.11% है और ऑक्सीजन जो है वो 88.89% है, तो अब आप बताओ हमको कि वो कंपाउंड कौन सा है? तो आप झटाक से क्या कहोगे? सर ये तो H2O है। क्या कहोगे? सर ये तो H2O है। लेकिन क्या सभी एलिमेंट का परसेंटेज आप याद रख पाओगे? क्या नहीं रख सकते। अब जैसे आप ग्लूकोज का निकाले ना, अगर मैं ग्लूकोज का सीधा परसेंटेज आपको दे दूं कि ये है, अब आप बताओ इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ठीक है, क्या बता पाओगे? क्या आप नहीं बता पाओगे। उसके लिए अब हमको क्या लगाना होगा? कॉन्सेप्ट लगाना होगा इंपेरिकल फॉर्मूला प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब फाइनली हम कहां चलते हैं? अपने एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे तभी तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर से कहते हैं हम आपके लिए बेस्ट, मतलब ये जो आपका स्लाइड बना के दे रहे हैं, इस स्लाइड में आपका पूरा का पूरा बढ़िया से इस चैप्टर का ओरिएंटेड नोट्स है, जो कि आप नोट्स बढ़िया से बनाओगे, आपके लिए पूरा अच्छे से काम आ जाएगा आपके बोर्ड्स में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है ना? देन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से बस क्या करो, आप लिखते भी चलो साथ ही साथ। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के बैठो टेबल के ऊपर। ठीक, अब चलो ध्यान दो, टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के पास। ठीक है, कुर्सी के ऊपर बैठना है। तो चलिए क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देन द मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ना, उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है यहाँ पर? देखिए गिवन, अच्छा बाद में कर देते हैं। देन कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। ठीक है, and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था ना, देखिए यहाँ कार्बन का परसेंटेज दे दिया,
हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया और मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया है 78। देखिए अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहेगा ना तो निकालना काफी कठिन होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपको मांग रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको क्या मांग रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा है। तो एक बार लिख लीजिए डाटा को, जो भी दिया हुआ है। हाँ, अगर आप डाटा को लिख लीजिएगा ना तो आपको इजी पड़ेगा। देन सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है आपको कितना, एमएम दे दिया आपको कितना 78 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, कितना दे दिया 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके अलावा आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन दे दिया है कितना 92.4%, 92.4%। और ऑक्सीजन कितना दे दिया है बच्चों, ऑक्सीजन दे दिया आपको 7.6%। कितना दिया हुआ है 7.6%। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, अब हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले हम एलिमेंट को लिखेंगे, फिर जो परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को लिखेंगे जो आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम मोल्स निकाल लेंगे, एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे, और फिर लास्ट में हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है ना, ओके वहां पर थोड़ा मिस टाइप हो गया, एजेड नहीं होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा, एजेड करके कुछ नहीं होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, हम काट दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ध्यान से क्या करते हैं, लिखते हैं, सारे डाटा को पुट करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। देन परसेंटेज कितना दिया है कार्बन का 92.4, और ये कितना है 7.6। ठीक है, अब देखो जो परसेंटेज होगा ना, मैंने आपको कहा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब मास परसेंट, मतलब वो उसका मास भी है ना, वो उसका क्या है, मास है। ठीक है, इसके बाद चलो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, एंड हाइड्रोजन का कितना होता है 1। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब आगे चलते हैं। देन मोल्स निकालना है, मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि देखो यही आपका क्या है, मास 92.4 क्या हो गया आपका परसेंटेज में, मतलब मास में है। तो आप क्या करो, यहाँ लिखो 92.4 डिवाइडेड बाय 12 एंड 7.6 डिवाइडेड बाय 1। कोई दिक्कत है, चलो सबसे पहले कैलकुलेशन करो। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7.7, और यहां पर आपको कितना मिलेगा 7.6। अब जरा ध्यान दीजिए, मोल्स तो आपको मिल गया, अब आपको समझना होगा ध्यान से, होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई एलिमेंट या एलिमेंट्स मिल करके कंपाउंड को बना रहे होते हैं तो वहां पार्टिसिपेट कौन कर रहा होता है, एटम। ध्यान से मेरा बात को सुनना, ठीक है। जब भी आप किसी कंपाउंड को बना रहे होते हैं और जब एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो एलिमेंट के साथ में उनका एटम पार्टिसिपेट कर रहा होता है। अब देखो एटम क्या है, पार्टिकल। अब पार्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। चलो मान लेते हैं कि हम और आप एक तरह के पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है। इस पूरे वर्ल्ड में हम भी पार्टिकल्स की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताओ क्या मैं आधा होऊंगा, नहीं ना। क्या मैं 0.25, 0.35, 0.5 ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं होऊंगा तो पूरा का पूरा सॉलिड 1 ही होऊंगा ना, हाँ या ना, मतलब होल नंबर में आऊंगा मैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, इसको होल नंबर में करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है ना, आपको क्या करना है, जो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट है ना उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए एटॉमिक रेशियो में क्या करेंगे, 7.7 डिवाइडेड बाई 7.6, फिर 7.6 डिवाइडेड बाई 7.6, ये हमने डिवाइड कर दिया। आप देखो यहाँ आएगा 1.1, लेकिन हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं और यहाँ 1.1 के जगह पे सीधा क्या लिखेंगे 1। कोई दिक्कत है इसमें, 1 ही लिख देंगे और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमको होल नंबर रेशियो चाहिए। क्लियर हो गया, दोनों में क्या आ गया 1 1। देन आपको सिंपलेस्ट होल नंबर क्या मिला 1 एंड 1। तो आपको क्या मिल गया, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया। देन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, कार्बन 1 है हाइड्रोजन 1 है, तो क्या हो जाएगा CH। कोई दिक्कत है इसमें, क्या आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला CH आ गया। कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए, एक और क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। लेकिन यहां तक तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद अब ध्यान दो, अब हमको मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमको मांग क्या रहा है, देखिए हमें मांग रहा है मॉलिक्यूलर, हमें क्या मांग रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें तो इंपेरिकल फॉर्मूला मिला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो, चूंकि आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक तरह का फैक्टर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उस फैक्टर को हम मान लेते हैं कि वो फैक्टर कौन सा, एक्स। वो कौन सा फैक्टर है, कैलकुलेशन ऑफ एक्स फैक्टर, ठीक है ना, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स फैक्टर का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो एक्स फैक्टर इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। बस ये काम कर लो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आपका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास तो आपको दिया हुआ है 78 ग्राम, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, तो देखो निकाल लो। चलो क्या करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, चलो देखो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा 13 आपका हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 + 1 13। अब यहाँ आ जाइए मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना है 78, तो सीधा x निकाल लीजिए, देन x फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल एंड ये कितना है 13 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, चलिए आप दोनों को क्या कीजिए, आप कैंसल आउट कीजिए, मतलब डिवाइड कीजिए। देखिए ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट जाएगा, देन आपको फाइनली यहाँ मिलेगा 6। देन एक्स फैक्टर कितना है आपका, एक्स फैक्टर आ गया आपका 6, एक्स फैक्टर कितना आ गया आपका, एक्स फैक्टर आ गया आपका 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब एक काम करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सके, ले लीजिए। देन बच्चों हमें एक्स फैक्टर मिल गया जो कि है x इज इक्वल टू आया हमारा 6। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय क्या, एक्स फैक्टर। ठीक है, तो चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था CH मल्टीप्लाई बाय कितना 6 हुआ ना, तो 6, तो चलिए सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको C6H6, दोनों होगा ना मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा C6H6। तो देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया C6H6, और यही आपका क्या हो गया बच्चों, यही हो गया आपका आंसर। बोलिए क्लियर है अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, देखो इससे ना क्वेश्चन बहुत सारा आता है, बहुत अलग अलग तरह का आता है। तो फिलहाल आज हमको लेक्चर भी ले रहा था और लेक्चर के साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा था, तभी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला वाला ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना। तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं 2 ही न्यूमेरिकल्स आज लिए हैं, इसके अलावा एक और है। अगला क्लास में फिर मैं 1-2 और लेकर के आ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप पूरा अच्छे से इसको बनाने लगोगे। एक क्वेश्चन जो है जो जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ ध्यान दो। देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है देखो, ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, पहले तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ ना, मैं तो बना के दूंगा ना, लेकिन पहले कोशिश करो कि आप इसको बना करके दिखाओ। ठीक है बच्चों, अब चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में अब देखो सीधा मैं डाटा वहां से यहाँ पुट करता चला जाऊंगा, ठीक है ना, समझना है इस चीज को। देन सॉल्यूशन करूंगा। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कितना है 57.8%। तो चलिए हम सीधा यहाँ पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख करके सीधा पुट करेंगे, और आपको भी यही करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, कार्बन कितना है, कार्बन ये कितना है 57.8, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। देन उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन है 3.6, और फिर उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन, और भी कुछ है क्या, चलिए और कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अच्छा ऑक्सीजन, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। थोड़ी ध्यान दीजिए, कार्बन हाइड्रोजन आपको सामने दिख रहा है, और उसके बाद लास्ट में क्या 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 कहा गया, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन, मतलब बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, ऑक्सीजन है। देन क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन कितना होगा, चलिए अब एक काम कीजिए, निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, देखो थोड़ा सा आ गया ना, अलग टाइप का क्वेश्चन घुमा दिया ना, नहीं देखते ध्यान से तो आप तो अभी गलत बना के आते। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक काम करता हूं, मैं पढ़ ही देता हूं पूरा का पूरा, वरना फिर आप तो पढ़ोगे नहीं। देखो चलो मैं क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के समझा देता हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा गया, चेक किया गया, और कुछ परसेंटेज हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिला, जिसमें कार्बन है 57.8, हाइड्रोजन है 3.6, और जो बाकी बचा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। The vapor density of the compound was found to be 83। देखिए यहाँ पर आपको वेपर डेंसिटी दे दिया गया है, ठीक है ना, कि वेपर डेंसिटी कितना है 83। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर देखिए आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं देकर के क्या दे दिया गया है, वेपर डेंसिटी। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेपर डेंसिटी
इज इक्वल टू कितना है 83। अब देखिए आपको डेंसिटी दिया है तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको मॉलिक्यूलर मास को निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका, और उसमें देखिए लास्ट में पूछ भी दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वेपर डेंसिटी से आपको मॉलिक्यूलर मास में जाना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास आएगा तभी जाकर के आप क्या निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाओगे बच्चों। देन पहले मैं इस इंपेरिकल फार्मूला को निकाल दूं, उसके बाद फिर मैं वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, अब क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन रेस्ट जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो और 100 में माइनस कर दो, तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन का वैल्यू 38.6, ये आपको मिल गया तीनों का परसेंटेज, ठीक है। अब एटॉमिक मास लिख लो, कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 16, है ना। अब बस कुछ नहीं, देखो ये सभी के सभी मासेस है, तो एटॉमिक मास एक्चुअली मोल निकाल लो, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास। तो देखो यहाँ पे क्या है 57 आपका गिवन मास हो गया 57.8, तो क्या करो 57 एकदम एज इट इज जैसे पिछला बार किए थे, है ना, 57.8 डिवाइडेड बाय 12, है ना। उसके बाद 3.6 डिवाइडेड बाय 1, उसके बाद 38.6 डिवाइडेड बाय 16, क्लियर है। देन यहाँ आपको कितना मिलेगा, देन जब आप इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 4.82, कितना आएगा इसमें, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 4.82, ये आएगा, जाहिर सा बात है 1 से करोगे तो कितना आएगा 3.6 ही आएगा, और ये आएगा आपका 2.41, क्लियर है बच्चों। देन अब जरा ध्यान दो, देखो यहाँ पर आपका 4.82, 3.6 और 2.41, आपको क्या करना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट है ना उससे आपको सभी को डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41, कोई दिक्कत है। देन 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41, उसके बाद जाहिर सा बात है 2.41 डिवाइडेड बाय सेम 2.41, आपको क्या करना है, सभी को कैंसिल आउट करना है। देन ये कितने बार में जाएगा, ये आपका चला जाएगा 2 बार में, ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 1.5, एंड ये चला जाएगा आपका 1 बार में। अब जरा ध्यान दो, काट दिए। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ क्या है, ये दोनों तो होल नंबर में है, लेकिन ये बीच वाला क्या है, फ्रैक्शन में आ गया, आ गया ना फ्रैक्शन में। तो इस कंडीशन में अब क्या करें, क्योंकि देखो अब भी फ्रैक्शन में आ रहा है, आखिर हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स था इसको तोड़े थे किसमें, हम चाह रहे थे कि हमको क्या मिल जाए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मिल जाए, नहीं मिला, यहाँ तो क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करना, जब भी तुमको इस तरह का कंडीशन दिख जाए ना, कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ध्यान दो, इन तीनों को अगर आपको फ्रैक्शन से हटाना है तो कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय कितना 2, जब आप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो अब सीधा हम वहां लिखते चले जाते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 4, हाँ, ये कितना मिल जाएगा 3, और ये कितना मिल जाएगा 2। देन आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, देन इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको हम EF स्मॉल में लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, आप लेकिन पूरा लिखना। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, कार्बन कितना आ गया 4, तो क्या लिखेंगे C4, हाइड्रोजन कितना आ गया 3, H3, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना आ गया 2, तो O2, ये आपका आ गया, ये आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम एक नया स्लाइड ले ले और क्या करें, वहां पर आपको बढ़िया से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बताएं, ठीक है, ले लो तो स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों, यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। अब हम कहां पहुंचेंगे, अब हम जाएंगे अपना वेपर डेंसिटी में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये वेपर डेंसिटी होता क्या है, और उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी गैस या किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, या एलिमेंट का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, समझो इस चीज को, ठीक है। तो चलो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चूंकि जगह चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है, न्यू स्लाइड हमारे सामने है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये जो वेपर डेंसिटी होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर डेंसिटी, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर 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 डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो देखो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है, इट इज द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ any gas with respect to with respect to hydrogen gas, with respect to hydrogen gas
इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। मतलब क्या? वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी एक ऐसा डेंसिटी है किसी भी गैस का जो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। किस कंडीशन में? एसटीपी के कंडीशन में। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो हम इसके लिए कह सकते हैं क्या? हम इसके लिए कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाइड्रोजन गैस। देन बच्चों आपको क्या पता है? डेंसिटी इज इक्वल टू, वी नो दैट ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम सभी को पता है बच्चों, हाँ या ना? पहले भी पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन क्या रखा गया हमारे पास? कंडीशन रखा गया आपके पास एट क्या? एसटीपी। देन एट एसटीपी में क्या टेम्परेचर कितना रहता है बच्चों? 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। एंड आपका प्रेशर 1 atm रहता है, याद होगा आपको, पढ़ाया है मैंने आपको, ये सब भूलने वाली चीजें नहीं होती हैं। एंड वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। हाँ या ना? तो चलिए अब हम इसी कंडीशन से अपने डेंसिटी को निकालेंगे, हाँ या ना? तो चलिए वेपर डेंसिटी को मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट टर्म में वीडी लिख देता हूँ, वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। वीडी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसका? किसी भी गैस का मोलर मास, किसी भी गैस का मोलर मास मान लेते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि मास ऐसे तो सिर्फ मास हमारा दिया नहीं है, तो मोलर मास। तो हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ एनी गैस, हाँ या ना? मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा? देखिए वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। तो क्या लिखेगा यहाँ पे? 22.4 लीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय आपको वेपर डेंसिटी निकालना है ना, वेपर डेंसिटी ये दोनों में पुट करना होगा आपको। देन डेंसिटी इस बार किसका? मास ऑफ, यानी कि मोलर मास ऑफ, mm मतलब मोलर मास, याद रखिएगा, ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, डिवाइडेड बाय क्या? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब एक बात बताओ क्या कट जाएगा? देन ये 22.4 लीटर और ये 22.4 लीटर कट जाएगा, हाँ या ना? पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। देन अब यहां देखिए, जब आपका ये दोनों कट गया तो आपका क्या बचा? देन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलर मास ऑफ एनी गैस, मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2 गैस। और आपको पता है H2 गैस का मोलर मास कितना होता है? देन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय क्या? 2। हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास? 2 ही होता है ना। तो अब जरा देखिए, देन अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया होगा, क्योंकि आपको दिया हुआ था वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में, याद है, तो आपको मोलर मास के लिए क्या हो जाएगा? देन मोलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, हाँ या ना? तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको पूरे अच्छे से दिमाग में रखना है। कौन सा? पहला तो ये दो नहीं 3 मान के चलिए, ये हो गया आपका पहला। दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया सेकंड नंबर, ठीक है, ये तो एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। और थर्ड हो गया आपका ये, ठीक है। मोलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां तक क्लियर है? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब वेपर डेंसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे, मैंने आपको प्रूफ कर दिया, जल्दी से ले लो। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की ओर, है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा? चलिए इसे लिख देते हैं। फॉर्मूला था हमारा क्या कि वेपर डेंसिटी, वेपर पूरा अच्छे से लिख देता है, नहीं छोटा छोटा क्या लिखे, चलो, वेपर
वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2। देन वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो लिखवा दिए, सॉरी। देन मोलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब याद करिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दिया था, याद कीजिए, क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी गिवन था। कितना था वेपर डेंसिटी दिया हुआ था आपको, 83 दिया हुआ था। और आपको मैंने पहले ही कहा है, जब इंपेरिकल फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट में जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए। देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू हमको तो पता नहीं है क्या टोटल क्या होगा। देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये फॉर्मूला में लगा दीजिए 83, तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 8 2 जा 16, 166 आ गया आपका क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब याद होगा मैंने आपको कहा था कि इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, तो अब आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले आप क्या करो, एक्स फैक्टर का कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना। देन लिखो एक्स फैक्टर इज इक्वल टू, देखो बहुत सारे बुक में एन फैक्टर भी दिया हुआ है, बट चूंकि हम यहाँ पर एन फैक्टर इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको एन फैक्टर आगे जाकर के फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा और वही कॉन्सेप्ट आगे चलता रहेगा एन फैक्टर का, इसलिए मैंने यहाँ इसको एक्स फैक्टर कर दिया है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली आप कुछ भी मान लो, आपको तो निकलना वही है। देन एक्स फैक्टर इज इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 166 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया, उसके लिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो क्या करो, क्या था हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू था C4H3O2, ठीक है। तो निकाल लो अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये निकाल लो, ठीक है ना। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा करके बढ़िया से लिखना और बनाना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, देन 12 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 3 प्लस 32। देन फाइनली ऐड कीजिए, ऐड करने पर आपको मिलेगा 83 ग्राम पर मोल, ठीक है। देन इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया, देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम पर मोल, और यहाँ क्या होगा, 83 ग्राम पर मोल, हाँ या ना। अब होगा क्या, ध्यान दो, अब होगा यहाँ पे ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल, ये कितने बार में काट देगा इसको, 2 बार में, तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, कितना आएगा, 2 आएगा। देन फाइनली आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या था, चलिए देखिए ध्यान से। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एक्स फैक्टर, है ना, एक्स फैक्टर। देन इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था, C4H3O2 इनटू कितना, 2, तो क्या हो जाएगा, देन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा C8H6 एंड O4, और ये हो गया आपका आंसर बच्चों। बोलो क्लियर है, अच्छे से समझ रहे हो इस चीज को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहां तक तो आपने अच्छे से, मतलब देखो आप आज आपने कितने सारे कॉन्सेप्ट को समझा। आज आपने समझा सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके बाद आपने क्या समझा, उसके बाद आपने इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और लास्ट में क्वेश्चन के थ्रू आपने क्या समझ लिया, वेपर डेंसिटी को भी समझ लिया कि क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। देन बच्चों आज का जो क्लास है आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सबसे पहली बात देखो बच्चों, पढ़ के सीधा मत चले जाओ, आपका गुरु है हम, आपके टीचर हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ में। ओके, थैंक्स जी।